नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीटीसी सेकंड सेमेस्टर मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में किस छोटी संख्या का योग करें कि वह 27 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग एकदम से क्लियर कर लेना। देखिए, पुनः एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में किस छोटी संख्या का योग करें कि वह 27 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पर 1000 हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट गलत करते हैं। जब 4 अंकों की या 5 अंकों की छोटी संख्या जब लिखने के लिए कहा जाता है, तो जैसे 4 अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए कहा गया तो जल्दबाजी में वह क्या लिख देते हैं? 1111, जो कि ये बिल्कुल ही गलत है। इस तरह से हमको जो है गलती नहीं करनी है। यानी कि यहाँ पर देखिए, 1000 जो होगा वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, क्योंकि 1000 में सिर्फ जो है 1 घटाओगे तो 999 आ जाएगा, जिसमें कि 3 संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1000 होगी। और जब कहा जाए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो क्या हो जाएगी? 9999 हो जाएगी। यानी कि जब बड़ी संख्या कहा जाए तो वहाँ पर जैसे 3 अंकों की कहा जाए तो 9 3 बार लिख दीजिए। 4 अंकों की कहा जाए तो 4 बार 9 लिख दीजिए। और अगर छोटी संख्या कहा जाए तो आपको 1 1 1 इस तरीके से नहीं लिखना, आपको 1 बना करके और जितने अंकों की छोटी संख्या कहा गया है उससे 1 कम 0 लगा दीजिए। यानी कि जैसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहा गया है लिखने के लिए, तो 1 बना करके 3 0 लगा दीजिए। 2 अंकों की कहा गया है तो 1 बना करके 1 0 लगा दीजिए। 5 अंकों की कहा गया है तो 1 लिख करके 4 0 लगा दीजिए। तो इस प्रकार से जो है छोटी संख्या ज्ञात की जा सकती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में किस छोटी संख्या का योग करें कि वह 27 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे, उसके बाद उसका 27 से भाग कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर इसका 27 से भाग करेंगे 1000 का। देखिए, एक चीज़ आप लोग और जान लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो जो है वो टेट की परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं। यानी कि कंफ्यूज करने वाले, जरा सा भी कंफ्यूज हो गए तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। टाइम वेस्ट करने वाले क्वेश्चन और जो है कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन टेट की परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे टेट 2011 में पूछा गया था, ब्यूटी का नॉट अपोजिट लिखिए। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो देखिए, ब्यूटी का नॉट अपोजिट लिखने के लिए कहा गया था, तो ब्यूटी का देखिए क्या होता है? सुंदर। और जो है अगली का क्या होता है? अगली का होता है कुरूप। तो यहाँ पर देखिए, जो है अगली मीन्स होता है कुरूप और ब्यूटी मीन्स होता है सुंदर। तो यहाँ पर कहा गया था ब्यूटी का नॉट अपोजिट लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, अगली जो होगा वो क्या होगा? ये होगा कुरूप, यानी कि ब्यूटी का अपोजिट हो जाएगा अगली। तो यहाँ पर देखिए, जो भी जल्दबाजी में काम करेगा तो ब्यूटी का अपोजिट लिखेगा, लेकिन यहाँ पर नॉट अपोजिट लिखना था, यानी कि उसका सिनोनिम्स लिखना था, एंटोनिम्स नहीं लिखना था। तो इस तरीके की गलतियाँ हो जाती हैं और ये गलती हमसे खुद हुई थी, यानी कि हम खुद ये गलती करके आए थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है टेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस टाइप की गलती ना करना, यानी कि काफ़ी कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़रा सा उसमें कुछ अलग से एक्स्ट्रा कोई जो है शब्द डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज हो करके उसका जो है गलत आंसर लिखाते हैं। जैसे कि जो है एक क्वेश्चन और टेट की परीक्षा में पूछा गया था, जो है
2011 में ही कि 3 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे, 3 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए 3, पहली बात तो 3 लिखा है यहाँ पर, और 3 ट्राई साइकिल, ट्राई साइकिल का मतलब जिसमें 3 पहिए हों। तो देखिए जिसमें 3 पहिए, जैसे रिक्शे में 3 पहिए होते हैं, टैक्सी में 3 पहिए होते हैं, तो 3 पहिए वाली गाड़ी जो हो तो उसमें जो है 3 गाड़ियों में कितने पहिए होंगे। तो यहाँ पर 3 त्रिक्का 9 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है इसको करना था। तो यहाँ पर ये भी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, यानी कि अगर आपको ट्राई का मतलब नहीं कहीं पता है तो आप इस तरीके का क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। इसी टाइप के काफ़ी क्वेश्चन आए थे जो टाइम वेस्ट करने वाले क्वेश्चन थे, और जो है उस टाइम परीक्षा के लिए कम टाइम भी दिया जाता था, यानी कि 150 क्वेश्चन सिर्फ 90 मिनट में करने रहते थे। और सिर्फ जो है 2011 में वो सबसे पहले परीक्षा हुई थी और सबसे कम टाइम उसमें दिया गया था। उसके बाद टेट के लिए टाइम बढ़ गया, यानी कि फिर जो है 150 मिनट, यानी कि 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मिनट का जो है टाइम दिया जाता है, यानी कि 2.5 घंटे का टाइम। और जो है उस टाइम क्या हुआ था, क्वेश्चन 150 ही थे और जो है टाइम सिर्फ 90 मिनट का दिया गया था। सिर्फ ये था कि थोड़ा क्वेश्चन जो है आसान रखे गए थे, लेकिन जो है टाइम वेस्ट करने वाले क्वेश्चन रखे गए थे, तो इसलिए काफ़ी स्टूडेंट उसमें गड़बड़ भी करके आए। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो इस तरीके की गलतियाँ आप लोग ना करना। अब यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में किस छोटी संख्या का योग करें कि वह 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये लिख चुके हो, यहाँ पर 27 से भाग करना है। तो देखिए 27 से भाग करेंगे तो सबसे पहले कितनी बार जाएगा, तो देखिए यहाँ पर देखिए हम ले जाएंगे 4 बार इसको, देखिए 4 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार नहीं 3 बार ले जाइए। यहाँ पर देखिए 3 सते 21, 21 का 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर 3 दूना 6 और 6 दो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे। अगर एक बार और ले जाते तो फिर देखिए कितना हो जाता, तो यहाँ पर 100 से ऊपर निकल जाता, क्योंकि यहाँ पर 80 और 20 100 हो जाता और फिर 108 हो जाता, तो इसलिए ये जो है ज़्यादा निकल जाता है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ 3 बार ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए आएगा 19, तो यहाँ पर 19 लिख लेंगे, ऊपर से एक 0 उतार लेंगे। अब देखिए कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये जाएगा अब 7 बार ले जा करके देखते हैं। देखिए 7 सता 49 और 7 दूनी 14 और 14 4 18, तो देखिए 7 बार चला जाएगा। अगर एक बार और ले जाएंगे, चेक करके देख लेते हैं, एक बार और ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 जोड़ेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 18 18 2 20 हो जाएगा और यहाँ 19 ही है, तो देखिए इतनी बार ही केवल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ जो है 1 बच रहा है बस, तो यहाँ पर देखिए 1 नीचे उतार लेंगे और यही जो है क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में किस छोटी संख्या का योग करें कि वह 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर जो है 27 यहाँ पर होता तो 27 एक बार चला जाता, यानी कि 27 से कम 27 करके और उसको नीचे कैंसिल कर देते, लेकिन यहाँ पर 1 बच रहा है तो अब ये कटेगा तो है नहीं, यानी कि अगर यहाँ 27 होता तो ये कट जाता। तो यहाँ पर देखिए 1 है, तो यहाँ पर अगर 1 में 26 जोड़ दें, यानी कि 1 में अगर 26 जोड़ दें तो 27 हो जाएगा और फिर ये कट जाएगा। और यही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह संख्या, देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कुछ छोटी संख्या का योग करें कि वह संख्या 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए यहाँ पर वो संख्या क्या हो जाएगी, 26 हो जाएगी। और अगर कहा जाए कि कौन सी वो संख्या होगी जो है इसमें से घटाया जाए, यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाए कि वह 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वो संख्या 1 हो जाती, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर 1 यहाँ पर न बचता शेष तो पूरी संख्या ये विभाजित हो जाती। तो यहाँ पर देखिए जब घटाने के लिए कहा जाता तो 1 घटाते, लेकिन जब जोड़ने के लिए कहा जा रहा है तो देखिए यहाँ 1 शेष बच रहा है, यानी कि 26 यहाँ पर इसमें और ऐड होता,
तब क्या हो जाता, तब यहाँ पर जो है संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती। तो यहाँ पर नीचे हम लिख लेंगे अतः वांछित संख्या बराबर, अतः वांछित संख्या बराबर क्या हो जाएगी, देखिए 1000 प्लस 27 माइनस 1। देखिए 1000 प्लस 27 माइनस 1 इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, नीचे लिख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 1000 ये हो गया और प्लस 26 हो गया, यानी कि 27 में से 1 घट गया। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1000, यहाँ पर देखिए 1000 है, 1000 और 26 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम 26 को अगर जोड़ दें तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या जो है वो 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर नीचे चाहे तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अतः 1000 में 26 जोड़ने पर 26 जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त होगी। तो इसको एक बार पुनः देख लेते हैं। 27 से अगर जो है 1000 को भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक शेष बच रहा है, यानी कि अगर यहाँ पर 27 होता तो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती, लेकिन यहाँ पर एक शेष बच रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर 26 इसमें और होता तो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती, यानी कि जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 में 27 जोड़ देंगे। तो देखिए 27 जोड़ देंगे और उसमें से 1 घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए जब 1 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1026 हो जाएगा, यानी कि 1026 अगर होता तो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे लैंग्वेज में लिख लेंगे, अतः 1000 में 26 जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी कि जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि वो जोड़ने वाली संख्या क्या होगी, 26 हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 73 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से चलती है, यह 97 घंटों में कितनी दूरी चलेगी। एक कार 73 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से चलती है, यह 97 घंटों में कितनी दूरी चलेगी। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर एक कार 97 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे चाल बराबर। तो चाल बराबर देखिए दिया हुआ है 73 किलोमीटर प्रति घंटा, 73 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर यहाँ पर देखिए यह 97 घंटों में कितनी दूरी चलेगी। तो यहाँ पर देखिए समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है, 97 घंटे। तो यहाँ पर देखिए 97 घंटे दिया हुआ है और फिर कहा गया है देखिए यह 97 घंटों में कितनी दूरी चलेगी, यानी कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है दूरी। तो यहाँ पर दूरी बराबर जो है फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पर देखिए दूरी बराबर फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पर देखिए इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को इसका फार्मूला बताए थे कि चाल बराबर होता है दूरी बटे, यहाँ पर देखिए सा बन जा रहा बार बार, दूरी यहाँ पर लिख लीजिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब यहाँ से दूरी निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। तो देखिए ये आप लोग डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर सकते हो, और अगर आप लोगों को ये मूल फार्मूला पता है तब भी जो है इसकी सहायता से हम ये फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो यहाँ पर चाल गुणे समय लिख लेंगे और उसके बाद फिर देखिए चाल कितनी दी हुई है, 73 दी हुई है, और समय कितना दिया हुआ है, 97 दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका हम कर लेंगे गुणा। तो देखिए इधर हम साइड में इनका गुणा कर लेंगे, यहाँ पर है 73 और नीचे है 97। तो यहाँ पर देखिए 7 त्रिक 21 का 1 हो जाएगा, और 7 सता 49, और 49 दो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 सता 49 और यहाँ पर 49 दो 51 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 27 का 7, और फिर यहाँ 9
9 सते 63 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो गया, और 9 सते 63, और 63 और 2 कितना हो जाएगा 65। तो यहाँ पर 65 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इनको जोड़ लेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ 5 5 10, 10 का 0 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 7081 हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है दूरी किसमें किलोमीटर में दी हुई थी, तो यहाँ पर किलोमीटर में इसका मान आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका गुणा क्या आ रहा है 7081, और यहाँ पर लिख लेंगे किलोमीटर। तो ये हमारी दूरी आ जाएगी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या दो भाज्य संख्याएं सह अभाज्य हो सकती हैं, उदाहरण देकर समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ये भी न पता हो कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए क्वेश्चन को एक बार पुनः पढ़ लेते हैं कि क्या दो भाज्य संख्याएं सह अभाज्य हो सकती हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए कुछ स्टूडेंट को अभी हो सकता है कि ये भी न पता हो कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, सम संख्याएं किसे कहते हैं, और विषम संख्याएं किसे कहते हैं, क्योंकि जो है काफ़ी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं। यानी कि भाज्य संख्या और सम संख्या की परिभाषा एक ही लिख देते हैं, और अभाज्य संख्या और विषम संख्या की परिभाषा एक लिख देते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। हमने जो है बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, और कुछ टीचर भी इसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, टीचर भी जो है यही पढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। यानी कि इनकी परिभाषाओं में अंतर है। देखिए सम संख्याएं कौन सी होती हैं, तो सम और विषम की जब बात आए तो वहाँ पर आप लोगों को सिर्फ याद रखना है कि जो 2 से कट जाएं वह सम संख्याएं होती हैं, जो 2 से न कटें वह विषम संख्याएं होती हैं। ये केवल सम विषम में लागू होता है, भाज्य और अभाज्य में लागू नहीं होता है। जबकि कुछ लोग ये समझते हैं कि जो संख्याएं 2 से ना कटें वह अभाज्य संख्याएं होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो संख्याएं 2 से ना कटें और साथ में 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटें तो वे क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और देखिए अगर किसी भी संख्या से अगर वो कट गई तब भी वह जो है क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी, वह अभाज्य के अंतर्गत नहीं आएंगी। जैसे देखिए 15 है, तो 15 देखिए विषम संख्या है, विषम संख्या है, लेकिन वो भाज्य संख्या के अंतर्गत आता है, अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। भाज्य, अभाज्य, सम और विषम, इनमें जो है आप लोग अंतर एक बार अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो फिर आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे और उल्टा सीधा ही पढ़ते रहोगे। तो इसलिए जो है आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। देखिए सम संख्या विषम संख्या में सिर्फ 2 का यूज करना है, यानी कि जो संख्याएं 2 से कट जाएं वह सम संख्याएं कहलाती हैं, जो 2 से न कटें वह विषम संख्याएं कहलाती हैं। और देखिए भाज्य और अभाज्य में क्या करना है, जो किसी भी संख्या से कट जाए तो वो क्या कहलाती है, यानी कि जो है स्वयं और एक के अलावा, यहाँ पर थोड़ा सा और जोड़ लीजिए भाज्य के लिए कि स्वयं और जो है स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से अगर विभाजित हो जाए तो वह क्या कहलाती हैं, वह संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटें तो वह क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये परिभाषा आप लोगों को याद करनी है। अब यहाँ पर बात हो रही थी सह अभाज्य की, तो अब यहाँ पर समझ लीजिए कि सह अभाज्य संख्याएं क्या कौन सी होती हैं। तो आगे देखिए दिया हुआ है कि क्या दो भाज्य संख्याएं, भाज्य यानी कि जो किसी भी संख्या से कट जाए, यानी कि एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से अगर कट जाए तो वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो क्या कोई 2 भाज्य संख्या ऐसी हैं जो सह अभाज्य हो सकती हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले सह अभाज्य की परिभाषा पता होनी चाहिए। तो देखिए सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, तो वह संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं कि उभयनिष्ठ किसे कहते हैं। तो देखिए उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, जो दोनों में हो। तो यहाँ पर देखिए 2 ऐसी संख्याएं जो जिनके गुणनखंड अगर किए जाएं
तो एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। देखिए एक क्यों लिया गया है, क्योंकि एक तो सभी का गुणनखंड होता है, यानी कि सभी संख्याओं के गुणे में एक तो रहता ही है। तो एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो वह संख्याएं क्या कहलाती हैं, वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे है 9 और 16, 9 और 16। तो देखिए इसके अगर गुणनखंड करोगे तो देखिए 9 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो देखिए 3 त्रिका 9 होता है, यानी कि 3 गुणे 3 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 16 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो 16 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 8 दूनी 16। तो देखिए ये गुणनखंड इसके हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए एक, यानी कि सबके गुणे में एक तो होता ही है, तो यहाँ पर एक तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन यहाँ पर एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगी, ये सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब इसके अलावा जो है कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 15 है और देखिए 28, 15 और 28 को ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए तीनों पक्षी 15, यानी कि ये हो गए 15 के गुणनखंड, और 28 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 सते 28। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके गुणे में एक कर लीजिए, इसके भी गुणे में एक कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन इसके अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार से जैसे है 21 और 34, 21 और 34, तो इसके भी आप लोग गुणनखंड करके देख लीजिए। तो इसके भी जो है गुणनखंड करोगे तो सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, बाकी और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि हाँ, दो भाज्य संख्याएं सह अभाज्य हो सकती हैं। और यहाँ पर देखिए उदाहरण देने के लिए कहा गया, तो ये उदाहरण आप दे सकते हो। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर देखिए सह अभाज्य की परिभाषा एक बार और देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप लोग अभी कंफ्यूज हों। तो देखिए वह संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इतना आप लोगों को याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 8 से भाग देने पर भागफल 7 और शेषफल 5 हो। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 8 से भाग देने पर भागफल 7 तथा शेषफल 5 हो। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, भाज्य ज्ञात करना है, क्योंकि भाज्य यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए और यहाँ पर 8 से भाग देने पर, यानी कि यहाँ पर भाजक दिया हुआ है और भागफल दिया हुआ है और शेषफल दिया हुआ है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है और वही फार्मूला लगा करके हमको जो है भाज्य संख्या ज्ञात करनी है। वही जो यहाँ पर पूछा गया है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये वह संख्या क्या है, भाज्य है। तो यहाँ पर जो है हम एक फार्मूला लगा रहे हैं, ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए और काफ़ी सारे स्टूडेंट को पता भी होगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल और प्लस शेषफल। यानी कि कोई भी अगर आप भाग किए हो तो उसको जो है सही है कि नहीं है इसकी जांच करने के लिए इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोग जान लीजिए कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल ये संख्याएं होती कहाँ पर हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके से करके हम भाग का चिन्ह लगा करके इस तरीके से बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये जो संख्या होती है इसको बोलते हैं भाज्य, और यहाँ जिससे भाग करते हैं उसको बोलते हैं भाजक, और फिर यहाँ पर जो आता है उसको बोलते हैं भागफल, और फिर यहाँ पर जो सबसे नीचे आता है उसको बोलते हैं शेषफल, यानी कि जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। तो यहाँ पर देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए भाज्य
कितना दिया हुआ है, भाज्य हमको निकालना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर भाज्य जो है निकालना है और भाजक क्या दिया हुआ है, तो भाजक देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 8 से भाग देने पर, तो भाजक के जगह पर 8 लिख लेंगे। फिर भागफल 7 आता है तो 7 लिख लेंगे, और शेषफल 5 आता है तो शेषफल की जगह पर 5 लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 सते 56, तो यहाँ पर 56 हो गया, और +5, तो यहाँ पर +5 कर देंगे, और 56 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 61। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। देखिए इस फार्मूले पर कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये फार्मूला आप लोग ज़रूर क्लियर कर लीजिए। और जब ये फार्मूला आप लोगों को पता होगा तो जो है आप इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए अब इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किसी वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर वर्ग की भुजा दी हुई है, तो यहाँ पर लिख लेंगे वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा बराबर, तो देखिए वर्ग की भुजा दी हुई है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सबसे पहले हम वर्ग की भुजा लिख लिए हैं। उसके बाद फिर अब वर्ग के विकर्ण का फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका विकर्ण और क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले हम विकर्ण निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे वर्ग के विकर्ण का फार्मूला। तो देखिए वर्ग के विकर्ण का क्या फार्मूला होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर, तो देखिए इसका फार्मूला होता है भुजा √2। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2। तो यहाँ पर देखिए विकर्ण हमको निकालना है, भुजा यहाँ पर दी हुई है तो भुजा की जगह पर 3 लिख लेंगे, और यहाँ पर जो है ऊपर से √2 उतार लेंगे, तो यहाँ पर विकर्ण हमारा निकल आएगा। तो देखिए वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, 3√2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर वर्ग का विकर्ण निकल चुका है, अब हमको क्या करना है, अब हमको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए भुजा दी हुई है कितनी, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर यानी कि 9 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, सिर्फ यहाँ पर जो है क्या करना था, हमको विकर्ण और क्षेत्रफल निकालना था वर्ग का, और एक भुजा दी हुई थी। तो यहाँ पर देखिए वर्ग के विकर्ण का फार्मूला लगाए भुजा √2, तो इस प्रकार से यहाँ पर विकर्ण पता चल गया। उसके बाद वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, और उसमें भुजा का मान रख दिए, तो इस प्रकार से वर्ग का क्षेत्रफल भी हमारा आ जाएगा। फिर देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन।